हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 तक ख़त्म किया था और अभी हम लोग इसके बाद वाले एक्सरसाइज यानी 2.2 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.2 है, इससे एक नया टॉपिक हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सेट थियरी। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? सेट थियरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स बोथ इन रोस्टर एंड रूल फॉर्म। हमें नीचे दिए गए सेट्स को क्या करना है? रोस्टर और रूल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन सब के बारे में तो फिलहाल हमें पता नहीं है, सेट क्या चीज़ है, इसके बाद रोस्टर और रूल फॉर्म क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस चैप्टर के जो ये मतलब यहाँ का एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, इनको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा कि सेट क्या चीज़ है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो ये है कि सेट क्या चीज़ है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेट असल में है क्या। तो देखिए, सेट सेट मतलब एक कलेक्शन। ठीक है, आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में अगर कहें तो सेट असल में क्या है? एक कलेक्शन ही है। क्या चीज़ है ये? एक कलेक्शन। ओके, हम बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन बनाते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उसी तरह से एक कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वो शब्द है वेल डिफाइंड। कौन सा शब्द है? वेल डिफाइंड। मतलब जो आप कलेक्शन बनाओगे उसको आप किसी दूसरे आदमी को बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली क्लियरली आप क्या कर सको, समझा सको कि किस चीज़ का कलेक्शन है, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, या फिर आप जिसके कहने पर ये कलेक्शन बना रहे हो वो आपको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके दे कि आपको कौन से चीज़ों का, किन किन चीज़ पर्टिकुलर चीज़ों का आपको कलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जो कि सेट का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनका कलेक्शन। तो सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट है हमें पता है, उनका नाम भी पता है। उनका अगर हम कलेक्शन बनाएंगे और अगर कोई पूछेगा कि भाई तुमने क्या कलेक्शन बनाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कौन से प्लैनेट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सिंस इट इज़ वेल डिफाइंड, दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज सेट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेम्स ऑफ द डेज इन ए वीक। एक हफ्ते में जितने दिन होते हैं उनका नाम, वो तो हमें पता है। कितना दिन है? 7 दिन है, वो भी पता है। और उसका अगर कलेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा? ये भी एक सेट ही होगा। नेक्स्ट, क्लासेस इन ए स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, सपोज मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पर क्लास 1 से लेकर 10th तक है, या फिर क्लास 1 से लेकर 12th तक है। तो आपको पता है कि कितने क्लासेस हैं। उसका अगर आप क्या करते हो, एक कलेक्शन बनाते हो, तो वो भी क्या होगा? एक सेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4 में, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर 4x + 3। तो ये इक्वेशन जो है, ये कौन सा इक्वेशन है? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई इट इज़ क्वाड्रेटिक? बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का x का, वो कितना है? 2। और जब हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जब 2 होता है किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक इक्वेशन का, एल्जेब्रिक इक्वेशन का डिग्री जितना होता है उसी के बराबर उसका क्या रहता है? ज़ीरो या फिर रूट रहता है। ज़ीरो या फिर रूट क्या चीज़ है? वहाँ पर जो वेरिएबल है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? एक्स जो है, ये इस इक्वेशन का वेरिएबल है। तो रूट या फिर ज़ीरो जो है वो असल में उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसी का वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर x है, तो ज़ीरो या फिर रूट जब मैं कहूँगा तो मैं असल में किसको इंडिकेट करूँगा? x के वैल्यू को। ठीक है, तो क्या चीज़ है यहाँ पर? x का वैल्यू। तो जैसे कि हमें कहा गया है वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं x के? 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2। तो उन दोनों वैल्यूज़ को लेकर अगर हम लोग x के वैल्यूज़ को लेकर अगर हम एक कलेक्शन बनाएंगे तो वो भी क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। ठीक है ना? इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस।
जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद से लेकर अब तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनका अगर एक लिस्ट बनाए हम, तो वो भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। उनका नाम हमें पता होगा, कब बने हैं वो भी पता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक सेट कहलाएगा। लेकिन कुछ कुछ कलेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो असल में वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। दैट्स वाई हम लोग उनको कभी भी क्या नहीं कह सकते हैं, सेट नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि एक काम करो, अपने शहर के जितने बिल्डिंग्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाओ, अपने शहर के बिल्डिंग्स का, बस ये बात बोल दी आपको, अपने शहर के बिल्डिंग्स का आप एक काम करो, कलेक्शन बनाओ। तो आप अभी कंफ्यूज्ड हो जाओगे, अरे मेरे शहर में तो बहुत सारी बिल्डिंग्स है, अभी मैं क्या कैसे कलेक्शन बनाऊंगा। कोई एक चीज़ होना चाहिए ना, कलेक्शन बनाने के लिए किस पैरामीटर में बनाना है हमें कलेक्शन, किस चीज़ को लेकर कैसा कलेक्शन होना चाहिए, कुछ बताया ही नहीं है, बस कलेक्शन बना देना है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए बिल्डिंग जो होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, उनमें कुछ कुछ मल्टी स्टेरीज होते हैं, ठीक है ना, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का कलर अलग है। तो किसके बेसिस पर आपको क्या करना है, कलेक्शन बनाना है, वही चीज़ आपको क्लियर करके बताया नहीं गया है। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो दैट्स वाई इस केस में जो कलेक्शन बनेगा, आप जैसा तैसा करके एक कलेक्शन बना दोगे, लेकिन वो क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जो कि कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। जैसे कि आपके स्कूल में जो बॉयज़ हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन बनाने के लिए कहा गया है, बॉय स्टूडेंट जो है आपके स्कूल में, या फिर पकड़ लीजिए गर्ल्स स्टूडेंट का कलेक्शन बनाने के लिए कहा गया है। तो आप अभी कौन से बेसिस पर, आपके स्कूल में इतने सारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बॉय स्टूडेंट्स हैं, तो आप कौन से बेसिस पर उनका कलेक्शन बनाओगे। कुछ एक बेस होना चाहिए ना, कि आप इसके ऊपर डिपेंड करके बनाओ। ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया, बस कलेक्शन बनाने के लिए। तो इसमें तो सारे के सारे आ जाएंगे, तो कलेक्शन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो आपको कुछ बताना होना चाहिए, मतलब बताया होना चाहिए आपको कि ऐसे हाइट वाले, मतलब इतना हाइट से लेकर इतना हाइट तक, या फिर इतना मार्क्स से लेकर इतना मार्क्स तक, मतलब एग्ज़ाम में जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं, इतना परसेंटेज 70 से लेकर 85% तक, उन बच्चों का, उन बॉयज़ का क्या करो, कलेक्शन बनाओ। ऐसा बताया हुआ, मतलब बता कर देना चाहिए आपको, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा कलेक्शन बना सकते हो, जिस पे आपको पता होगा कि आपने कैसा कलेक्शन बनाया है, किसके बेसिस पर कलेक्शन बनाया है, वेल डिफाइंड होगा। तब उसी को कहेंगे हम लोग वेल डिफाइंड। मतलब अच्छे से आप क्या कर सकते हो, उस कलेक्शन को डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर बॉय का कलेक्शन बनाना है आपके स्कूल का, तो इसमें तो वो कितने सारे बॉय स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इस लिस्ट में समा जाएंगे। तो वो अलग कोई कलेक्शन हुआ, तो वो तो कलेक्शन नहीं हुआ ना, सबको एक साथ ले लिया मैंने। मुझे तो एक पर्टिकुलर बेसिस में कलेक्शन बनाना चाहिए था, कलेक्शन हो गया असल में, सॉरी, वो एक कलेक्शन है, बट क्या चीज़ नहीं है उसमें, वेल डिफाइंड चीज़ जो है वो नहीं है, ठीक है ना। आप उसमें कोई भी वेल डिफाइंड शब्द जो है वो, उस शब्द को आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सेट जो है, सेट बनने के लिए उस कलेक्शन को क्या होना पड़ेगा, वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दिया गया, मान लीजिए कि किसी भी विलेज में रहने वाले महिलाओं का, किसी भी विलेज में रहने वाले महिलाओं का क्या करो, आप कलेक्शन बनाओ। तो उसमें तो विलेज में सारे के सारे महिलाएं आ जाएंगे, कितने महिलाएं हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए ना पैरामीटर कि एडुकेटेड, मतलब जिन महिलाओं ने 10th तक पढ़ा है, जिन महिलाओं ने 12th तक पढ़ा है, जिन महिलाओं ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन महिलाओं का आप क्या करें, कलेक्शन बनाएं। या फिर मैरिड वुमेन्स का, या फिर अनमेरिड वुमेन्स का, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, कुछ पैरामीटर, तभी जाके वो वेल डिफाइंड होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए सिर्फ महिलाओं का क्या करिए आप, कलेक्शन बनाइए, तो उसमें वेल डिफाइंड जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ है।
तो दैट्स वाई वो भी क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, अभी दूसरा चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेट को लिखने का तरीका। जब हम लोग सेट कलेक्शन बोल रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। और वो दोनों तरीका क्या क्या है, 2 तरीका है, और उन दोनों तरीकों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का 2 तरीका होता है। एक तरीका है टेबुलर मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, और दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर मेथड, या फिर उसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, ये होते हैं 2 प्रोसेसेस जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। तो टेबुलर मेथड मतलब क्या चीज़ है, या फिर रोस्टर मेथड क्या चीज़ है। मान लीजिए आपके पास सेट है मतलब नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर किन को कहते हैं, 1 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर 5 तक जो नंबर्स हैं उनको कहा, मतलब उनका अगर आपके पास क्या है, कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को जो लिखना है टेबुलर मेथड में, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसके अंदर। और इसी को कहेंगे हम लोग सेट इन व्हिच मेथड, टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड में। ओके, ये जो इसके अंदर ये हमने नंबर्स लिखा हुआ है, इनका नाम क्या है, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ओके, अभी इसी सेट को हम लोग अगर एक्चुअल एलिमेंट्स को ना लिखते हुए कुछ दूसरे मतलब अल्फ़ाबेट से या फिर कुछ दूसरा जस्ट छोटा छोटा करके, मतलब सिंपलेस्ट वे में अगर हम इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल वैल्यूज़ को नहीं लिखना है, कुछ ऐसे चीज़ों को लिखना है जिससे हम लोगों को इंडिकेशन मिल जाए कि हमारे वैल्यूज़ क्या क्या है। जैसे कि जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे जैसे ऊपर हमने किया हुआ था टेबुलर मेथड में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से, x such that x belongs to the set of natural number। यहाँ पर जो हमने x का इस्तेमाल किया है उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल। मतलब ये x जो है ये हमारे सभी एलिमेंट्स को, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा है, उनको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये एक लौता जो x है, यही x हमारे सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह से, x सच दैट, x क्या है, x ऐसा है, कैसा कि x बिलोंग करता है n में, कैपिटल n में। कैपिटल n मतलब क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट, इसे कैपिटल n से डिनोट करते हैं। ओके, और साथ में हम लोग ये चीज़ भी लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, कॉमा देकर, कि यहाँ पर जो x है उसका रेंज कहाँ तक है, उसका रेंज है कि वो 6 से छोटा है। किससे छोटा है, 6 से छोटा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे लेस देन 6। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल लिखना है, x कही है, y के है, कुछ भी a b c d कुछ भी। इसके बाद उसमें लिखना है सच दैट, क्या लिखना है आपको, सच दैट x बिलोंग्स टू
जो आपका नंबर है, जैसे कि मैंने आपको कहा था नेचुरल नंबर है, वो आपको लिखना है, कॉमा देकर आपको रेंज लिखना है, उसका रेंज कहाँ तक है। वो 6 से छोटा है ना, तो इसीलिए लेस देन 6। तो ये हो गया सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड में आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है। आपको क्या करना है, सेट को इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम लोग कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है, जो कि सिर्फ अपने आप के टेबल में और सिर्फ 1 के टेबल में मिलता है। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल में और मतलब खुद के मल्टीप्लिकेशन टेबल में और खुद के 1 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमें मिल जाता है। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। और उनमें भी कहा गया है इवन प्राइम नंबर्स। नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और नहीं। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल है, 2 से जो डिवाइड होता है उसको कहा जाता है इवन नंबर। तो ऐसे इवन नंबर के इवन प्राइम नंबर के हमें सेट को टेबुलर फॉर्म में, और सॉरी टेबुलर यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन है यहाँ पर टेबुलर। टेबुलर का दूसरा नाम क्या है, टेबुलर का ही दूसरा नाम है रोस्टर। ठीक है, टेबुलर का ही क्या नाम है दूसरा, रोस्टर। और रूल फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, रूल फॉर्म का दूसरा नाम है सेट बिल्डर। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो अभी हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी सेट को लिखेंगे अलग अलग अल्फ़ाबेट से उनको डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एस से ही डिनोट करूँगा सबको। फिर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट देना है। अभी हम सोचेंगे कि इवन प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है यानी 2, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो इवन उनमें सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2। तो दैट्स वाई जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग बिठा देते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रूल फॉर्म में या फिर रूल मेथड में। फॉर्म मेथड एक ही चीज़ है, ओके। तो रूल फॉर्म में क्या होगा, हमें इनको एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल के ज़रिए हमें लिखना है। तो हम लोग x पकड़ लेंगे, x सच दैट x क्या है, x क्या चीज़ है, हमें बताया गया है इवन नंबर। x से हम लोग ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, अगर x से ज़्यादा भी होता तो उसे भी हम लोग एक लौते x के ज़रिए ही रिप्रेजेंट करते, x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर। x क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बी में। बी में देखिए कहा गया है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 4 एंड 20। 4 और 20 के बीच में कौन से ऑड नंबर्स हैं। 4 के बाद ही आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 15, इसके बाद 17, इसके बाद 19। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है यहाँ पर यही है हमारे ऑड नंबर्स, किसके और किसके बीच में, 4 और 20 के बीच में। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको डायरेक्ट लिख देना है। और इसके बाद है रूल फॉर्म। रूल फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल के ज़रिए इतने सारे एलिमेंट्स को ना लिखते हुए सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल के ज़रिए उसको एक्सप्रेस करना है। तो x पकड़ लेंगे यहाँ पर, x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर। x क्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन x का रेंज तो होगा ना, किसके बीच में आता है x। तो यहाँ पे x लिखेंगे, ओके। x जो है वो 4 से क्या है, ग्रेटर है। 4 से क्या है,
ग्रेटर है, बट लेस देन किससे है, 20 से। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो 4 और 20 के बीचों बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 और 20 के बीचों बीच में जो ऑड नंबर्स है उन्हीं को हम लोग लिख रहे हैं और x उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, इसके बाद आएगा माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये एक इक्वेशन है और इसका डिग्री कितना है, देखिए 3 है, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, रियल रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। तो पहले हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग डायरेक्ट नंबर्स को ही लिख देते हैं, तो नंबर्स को निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अभी देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो एक्स क्यूब से अगर एक्स स्क्वायर निकाल देंगे तो सिर्फ एक एक्स बचेगा, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ 2। यहाँ पर इसके आगे क्या है, माइनस है, और इसके आगे क्या है, 1 है, तो -1 कॉमन ले लेंगे। कुछ बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, 1 ही कॉमन रहेगा, माइनस ले लिया। माइनस माइनस प्लस, सिर्फ एक्स रहेगा, एक्स 1 ज़ा एक्स, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। तो ये भी दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, उधर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए हम लोग लिख सकते हैं आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर इसका वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 0 इंटू 0 है, ऐसा मान लीजिए, और यहाँ पे भी तो इंटू है, तो दैट्स वाई अगर कंपेयर करेंगे तो ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकलता है, एक तो 2 आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1, और यहाँ पर x, जब हम लोग स्क्वायर रूट बिठा देंगे तो इसके आगे साइन, 2 साइन लग जाएगा, +-1, यानी x इज इक्वल टू 1 का रूट करो तो क्या होगा, 1 का रूट करने से 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 और -1, दो वैल्यू है, +1 -1। तो टोटल मिला के कितने वैल्यूज आ सकते हैं x के, मतलब रियल रूट्स कितने आ सकते हैं, 2 +1 और -1। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे नहीं, रोस्टर फॉर्म s इज इक्वल टू, क्या क्या नंबर्स है हमारे पास, -1 1 और साथ में है 2। इसके बाद रूल फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, x सच दैट x is a root, real root of x cube minus twice x square minus x plus 2। ठीक है, x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन के रियल रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 व्हिच आर नेचुरल नंबर्स, 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं जो कि क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर है। क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर। इनको हमें क्या करना है, सेट में, रोस्टर फॉर्म में और रूल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल मतलब क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये जो 5 1 ज़ा 5, इसके बाद 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, ऐसे जो नंबर्स इनको कहा जाता है 5 का मल्टीपल। ठीक है, तो हमें उन मल्टीपल्स को लिखना है व्हिच आर नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर तो शुरू होता है 1 से लेकर कहाँ तक चलता है वो तो हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी तक चलता है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इतने बड़े बड़े नंबर्स बनेंगे, वो भी नेचुरल नंबर होंगे अगर वो पॉजिटिव हुए तो। ठीक है, तो 5 का जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप सोचिए कि आपके पास कितने सारे नंबर्स मिलेंगे, तो उनको तो हम लोग लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे, 4 5 लिखकर इसके बाद वाले जो नंबर्स आएंगे उनको डॉट 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 ऐसे लिख देंगे।
तो क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू 5 1 से 5, 5 2 से 10, 3 5 से 15, 4 से 20, 5 से 25, 5 6 are 30, और इसके बाद इसे डॉट डॉट देकर रख देंगे। मतलब और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी है, वहाँ पर बहुत है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद लिखेंगे रोल फॉर्म। रोल फॉर्म में क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, कॉमा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्या, x किस में बिलोंग करता है, विच आर नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये हो गया रोल फॉर्म। लास्ट है नंबर E। क्वेश्चन नंबर ई में हमें कहा गया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 64। तो मतलब ऐसे इंटीजर्स को हमें ढूंढना है जिनका स्क्वायर 64 से छोटा हो। तो इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीजर में प्लस नंबर भी होते हैं, माइनस नंबर भी होते हैं। जैसे कि ज़ीरो, ज़ीरो के बाद होगा 1, +1 भी होगा, -1 भी होगा। इसके बाद होगा 2, +2 भी होगा, -2 भी होगा, ठीक है। इस तरह से हमें जितनी भी इंटीजर्स मिलेंगे उनका प्लस भी होता है, माइनस भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखिए ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो भी आएगा क्योंकि वो 64 से छोटा है। इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, चाहे वो +1 हो या -1 हो, उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा। क्योंकि जब आप किसी निगेटिव नंबर को स्क्वायर करते हो, ऊपर जब इवन नंबर रहता है पावर में, तो उसका माइनस हट जाता है, और 1 का स्क्वायर करने से तो 1 ही होगा, ठीक है, दैट्स वाई। इसके बाद +-2, 2 के लिए भी ऐसे ही, 2 2 4, +2 का भी स्क्वायर करने से 4 होगा, और -2 का स्क्वायर करने से भी 4 होगा, और 4 64 से छोटा है, इसलिए हम लोग 2 को लिख रहे हैं। अभी 3 का आप स्क्वायर कीजिए, तो 3 का +3 का स्क्वायर करने से भी 9, और -3 का स्क्वायर करने से भी 9, तो 9 जो है 64 से छोटा है, दैट्स वाई हम लोग 3 को लिख रहे हैं। इसके बाद +-4 को लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है, वो भी 64 से छोटा है। इसके बाद +-5, तो +-5 का स्क्वायर भी क्या होगा, 25 होगा, 25 64 से छोटा है। इसके बाद +-6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, वो क्या है, 64 से छोटा है। इसके बाद +-7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, वो क्या है, 64 से छोटा है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्योंकि अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64, लेकिन हम लोग को क्या करना है, 64 से छोटे इंटीजर्स का, जिनका स्क्वायर करने से, मतलब जिनका ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने से 64 से छोटा नंबर मिले, उनका कलेक्शन बनाना है। तो बना दिया, जैसे कि 0 का स्क्वायर करने से 0 मिलता है, वो कि 64 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलता है, तो वो 64 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करने से 4 मिलता है, तो वो 64 से छोटा है। 3 का स्क्वायर करने से 9 मिलता है, वो भी 64 से छोटा है। और इसी तरह से 7 का स्क्वायर करने से 49 मिलता है, वो 64 से छोटा है। इसके बाद लिखेंगे रूल फॉर्म। रूल फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, x such that x is an integer। x क्या है, एक इंटीजर है, और इस इंटीजर का रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, -7। अगर हम लोग इसको नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -7 से स्टार्ट कर कर 7 +7 तक। तो x का जो रेंज है वो क्या है, x -7 का क्या है, इक्वल है। x का वैल्यू जो है वो -7 के इक्वल है, और साथ में -7 से बड़ा भी है। -7 से बड़े नंबर नहीं है क्या हमारे पास, ज़रूर है। 6 जो है, +6, या फिर -6 को ही समझ लीजिए, -6 जो है वो क्या है, -7 से ग्रेटर है। -5 जो है, -5 भी तो है हमारे पास, इधर है, +-5 लिखा है हमने, तो -5 भी तो है, वो भी 7 से ग्रेटर है। -4 भी क्या है, -7 से इससे ग्रेटर है। दैट्स वाई हम लोग x का रेंज क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, बट
लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू 7। किस लिए? क्योंकि वो 7 के बराबर भी है, इधर देखिए +7 तो है, +7 के बराबर भी है, लेकिन +7 से छोटे नंबर्स भी तो है, 6, 5, 4, 3, 2, दैट्स वाई। तो ये रेंज पूरा हो गया और इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा x का जो रेंज है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -7 से लेकर +7 तक। लेकिन x जो है वो -7 के बराबर भी है, यहाँ पर देखिए -7 भी है और यहाँ पर +7 भी है। दैट्स वाई हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के साथ साथ यहाँ पर लेस देन और इक्वल साइन भी लगा देंगे। जो नीचे से लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल, और यहाँ पर लगाने से इसको कहा जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो ये रूल फॉर्म में भी हो चुका है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म करने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें बताया गया है राइट, ट्रू और फॉल्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें कुछ और दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया था और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है अभी हमें जिसके बारे में जानना है वो है सबसेट। सबसेट असल में क्या चीज़ है इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसेट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ए है एक सेट जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो AEIOU। अभी हम एक दूसरा सेट लेते हैं V, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं AO एंड U। ओके, तो अगर हम लोग अच्छे से देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि B के अंदर कम एलिमेंट्स हैं और A के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। और भी अच्छे से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर B के अंदर जो एलिमेंट्स है AOU वो असल में ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूडेड है, A के अंदर भी AOU। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि B जो बना है वो किसके एलिमेंट से बना हुआ है, सेट A के एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो दैट्स वाई हम उस कंडीशन में कहेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ सेट A, और इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे हम लोग इस तरह से। ये जो सिंबल है उसको कहा जाता है सबसेट। B इज ए सबसेट ऑफ A। ओके, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू 3 4। तो देखिए B जो है, B के अंदर कम एलिमेंट्स है और A के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स है। B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से लिया गया है, A से लिया गया है। ठीक है, और A के एलिमेंट्स को लेकर B बनाया गया है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A। ओके, तो ये तो हो गया सबसेट। अभी जिससे हमने एलिमेंट्स को लिया है, लेकर हमने एक नया सेट बनाया है। ठीक है, ये नया सेट बनाया ना, B को बनाया हमने। एलिमेंट्स लिया कहाँ से था, A से लिया था ना। मतलब आप ऐसा सोच लीजिए कि जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स थे, हमने एलिमेंट्स लिया कहाँ से, जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स थे। A में ज़्यादा एलिमेंट था, यहाँ पर A में ज़्यादा एलिमेंट था, तो जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट रहेगा वो है हमारा सुपर सेट। ठीक है, क्या है हमारा सुपर सेट, इसको बोला जाता है सुपर सेट। ओके, ये भी चीज़ गया। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है अभी उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक ए बी का सबसेट हो पाएगा क्या, इन दोनों ही कंडीशंस में। पहले मान लीजिए हम इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें ए बी का सबसेट हो पाएगा क्या। देखिए यहाँ पर ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं
और बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो ज़्यादा किसके अंदर हुए? ए के अंदर। कम किसके अंदर हुआ? बी के अंदर। हम अगर अच्छे से देखेंगे तो ए के अंदर बी से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, 3 और 4 तो है, लेकिन इसके अलावा भी 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, 1, 2 एंड 5। क्योंकि ए के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है बी से, दैट्स वाई ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग और थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। A इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, ये मान लीजिए हमारा सुपर सेट है। क्या है ये? हमारा सुपर सेट। और नीचे कुछ और हम लोग सेट ले रहे हैं। बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, पी क्यू। सी के अंदर है पी क्यू एस। डी के अंदर है आर एस। और ई के अंदर है पी आर एस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ में डाल देता हूँ। इसमें मान लीजिए एम है। तो अब यह बताइए कि नीचे दिए गए इन सेट्स में से कौन कौन ए का सबसेट बन पाएगा। अगर हम लोग बी को देखें तो बी में देखिए, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से लिया गया है? ए से लिया गया है। तो हम लोग कह देंगे कि बी क्या है? ए का सबसेट है। सी को जब देखेंगे तब देख रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर पी एंड क्यू तो है जो कि ए का एलिमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ए में कंटेंट नहीं है। तो क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट्स वाई सी ए का सबसेट नहीं हो सकता। इसके बाद डी को देखेंगे। डी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, आर एंड एस, और ये दोनों कहाँ पर है? ए के अंदर कंटेंट है, दैट्स वाई डी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। ई को देखिए, ई में 4 एलिमेंट्स है, पी क्यू आर एस, और ये एग्जैक्टली सेम किसके साथ है? ए के एलिमेंट्स के साथ। ए के एलिमेंट्स भी पी क्यू आर एस ही है और ई के अंदर भी पी क्यू आर एस है। तो क्योंकि दोनों के अंदर सेम एग्जैक्ट एलिमेंट्स हैं, तब भी हम लोग कहेंगे कि ई क्या हो सकता है? ए का सबसेट हो सकता है। और अगर आपको ऐसा कोई सेट मिले, ठीक है, मतलब ऐसा अगर आपको कंडीशन दिया जाए, सपोज जो सुपर सेट है उसके अंदर जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट आपको जो सेट दिया गया है उसके अंदर हो, जैसे ई के अंदर और ए के अंदर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है, तब आपको याद रखना है कि ई क्या होगा? ए का सबसेट होगा, और साथ ही साथ ए भी ई का सबसेट होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, कौन से कंडीशन में होता है? जब सेम एलिमेंट्स रहते हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, तब वो एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बी को कहा ए का सबसेट, क्या हम ए को बी का सबसेट कह सकते हैं? अगर हम लोग ए को बी का सबसेट कहेंगे तो हमारा सुपर सेट कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा हमारा सुपर सेट। ओके, और ए हम लोग चेक कर रहे हैं कि ए बी का सबसेट होगा क्या। तो देख रहे हैं कि ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और हमारे सुपर सेट के अंदर ए से कम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हमारा जो ए है उसके अंदर सुपर सेट से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा, आर एन एस। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था एम, इसके लिए हमने सी को क्या कह दिया? सी ए का सुपर सेट नहीं है, सॉरी सबसेट नहीं है। तो उसी तरह से क्योंकि ए के अंदर बी से 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, दैट्स वाई ए क्या नहीं हो सकता? बी का सबसेट नहीं हो सकता। डी को देखिए, डी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अभी हम लोग अगर कह दें कि ए डी का सबसेट है तो ये सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ए के अंदर
यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी बन जाएगा सुपरसेट, और ए के अंदर डी से दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे। कौन से दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे, वो कौन से होंगे, पी एंड क्यू। ठीक है, क्योंकि ए के अंदर डी से दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद है, दैट्स वाई ए डी का सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में देखा हमने कि सबसेट नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बस एक कंडीशन ऐसा है जब ई भी ए का सबसेट है और ए भी ई का सबसेट है। कब होगा, जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों में रहेंगे, ए में भी और ई में भी। ठीक है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स जब रहेंगे तब वो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। तो अभी आइए इस कंडीशन में क्या हुआ था कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो पाया, लेकिन जो दूसरा सेट था वो पहले सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ए बी का सबसेट नहीं हो पाया, लेकिन बी ए का सबसेट हो गया। डी ए का सबसेट हो गया, लेकिन ए डी का सबसेट नहीं हो पाया। ऐसे कंडीशन में हम इस चीज़ को कहते हैं प्रॉपर सेट। क्या कहते हैं इसको, एक नया नाम मिल गया हमें, प्रॉपर सेट। किसको कहेंगे प्रॉपर सेट, बी को कहेंगे ए का प्रॉपर सेट। और प्रॉपर सेट का सिंबल इस तरह से होता है, सिर्फ इस तरह से, नीचे का जो ये लाइन है वो हट जाएगा। ठीक है, कौन से कंडीशन में, जब फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सबसेट होगा लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट वाले का सबसेट नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए क्या हुआ था, बी का सबसेट हुआ था, सॉरी बी जो है वो ए का सबसेट हुआ था, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं हुआ। दैट्स वाई हमने कह दिया कि बी जो है वो ए का प्रॉपर सेट है। डी ए का सबसेट हुआ, लेकिन ए डी का सबसेट नहीं हुआ, दैट्स वाई डी ए का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये हमने अभी तीन चीज़ के बारे में जाना, एक है सबसेट, दूसरा है सुपर सेट और तीसरा है प्रॉपर सेट। ओके, यहाँ पर देखिए इन दोनों सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, इसमें है एक्स वाई जेड और साथ में ए। तो अगर हम लोग ए की बात करें तो ए के अंदर जो ये तीनों एलिमेंट्स है वो किसके अंदर कंटेंट है, बी के अंदर कंटेंट है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए हो गया बी का सबसेट। बट अगर हम लोग बात करें कि बी क्या ए का सबसेट होगा, तो हम लोग देखेंगे कि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या हो गया है, बी का प्रॉपर सेट। क्या हो गया है, ए बी का प्रॉपर सेट। ओके, ए क्या है, बी का प्रॉपर सेट। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर ए बी का सबसेट होता है और बी भी ए का सबसेट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों इक्वल हैं। देखिए पिछले एग्जाम्पल्स को देख लीजिए इधर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ई के अंदर पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट्स और एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स ए के अंदर भी है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, E is a subset of A and A is also subset of E। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट सेम ही है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A और E दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर भी PQRS है और इसके अंदर भी PQRS है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है, दैट्स वाई A और E दोनों क्या है, इक्वल है। तो दो सेट कब इक्वल हो सकते हैं, दो सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके अंदर सेम एलिमेंट्स रहेगा, सेम एग्जैक्टली सेम। या फिर आप कह सकते हो कि पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा और दूसरा वाला सेट पहले वाले सेट का सबसेट होगा। उसी कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। इसके साथ और एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि फाई मतलब, देखिए फाई क्या चीज़ है,
सेट में बहुत टाइप के सेट्स होते हैं। तो एक टाइप का सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ओके। जब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने एक ऐसा कलेक्शन बनाया जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही ना है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए क्या है, ये हम लोग कह रहे हैं कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। लेकिन अगर हम इन तीनों को निकाल दें तो इसके अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं उसको? एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर कहते हैं उसको नल सेट, या फिर उसको कहते हैं वॉइड सेट। इसका सिंबल कैसा होता है? या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, फाई, ठीक है। फाई एक ग्रीक लेटर है, ऐसे भी इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो फाई के ज़रिए। तो ये जो फाई है ना, यानी एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज़ द सबसेट, सिर्फ सबसेट नहीं, प्रॉपर सेट भी, सबसेट एंड प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट। सभी सेट्स का वो सबसेट एंड प्रॉपर सेट है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है ये हमने देखा। तो एम्प्टी सेट के साथ साथ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट भी हम लोग समझेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। जब किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, फाइनाइट मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, इनको हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3, बता देंगे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को कहा जाता है फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं उसको? फाइनाइट सेट, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कुछ सेट्स में इतने सारे एलिमेंट्स रहेंगे कि हम लोग मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है। जैसे कि आपको कहा जाए कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या आप कह सकते हो कि इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है? नेचुरल नंबर का सेट, एन से इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। 1 से लेकर जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर है। तो कितना पॉजिटिव नंबर होगा? बहुत सारे हैं, इनको क्या हम लोग गिन के कभी ख़त्म कर पाएंगे? तो इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर फाइनाइट नहीं है। क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनगिनत, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। और जो हमारा पहला वाला सेट था जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, वो है हमारा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हो गया, एम्प्टी सेट भी हो गया। एम्प्टी सेट क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर सेट। क्या चीज़ है? पावर सेट। सपोज मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अभी अगर कोई मुझे पूछे कि ये जो सेट है ए, इसके कितने सबसेट्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? तो मैं उसको लिख के दिखाऊंगा कि कितने सबसेट है इसका। फर्स्ट देखिए, ए अगर इसका सिर्फ एक एलिमेंट लेकर मैं एक सेट बनाता हूँ, देखिए सेट जब भी बनता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ रहता है, उसको बोलते हैं सेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लेटर, कोई भी नंबर रहेगा तो वो सेट बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से सिर्फ ए को लेकर एक सेट बना दूंगा, तो वो भी इसका सबसेट हुआ, क्योंकि इसी के एलिमेंट से ही तो ये बना हुआ है ना। सबसेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सबसेट हम जिसको कहेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो हमारे सुपर सेट में, ए क्या है यहाँ पर? सुपर सेट, वो हमारे सुपर सेट में कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने इस सेट के अंदर ए लिखा हुआ है, ए मैंने कहाँ से लिया? ए से लिया ना, कैपिटल ए से लिया ना, ठीक है। तो
ये इसके अंदर कंटेंट है, दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। उसी तरह से सिर्फ बी को लेंगे तो बी भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। उसी तरह से सिर्फ सी को लेंगे तो सी भी ए का सबसेट होगा, क्योंकि सी इसी के अंदर कंटेंट है। अभी हम लोग दो दो करके लेंगे, ए बी को ले सकते हैं, बी सी को ले सकते हैं, या फिर ए सी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट बना ए बी बी सी सी ए, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए बी वो ए के अंदर कंटेंट है, बी सी वो ए के अंदर कंटेंट है, ए सी ये ए के अंदर कंटेंट है, इसलिए ये सभी क्या है, ए के सबसेट है। अभी हम लोग तीन तीन करके एलिमेंट्स लेंगे, तो तीन करके लेंगे तो एक ही बार ले सकते हैं ए बी सी, तो ये भी क्या है, ए का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए बी सी वो हमने कहाँ से लिया, इस ए से लिया है। ओके, और लास्ट में मैंने अभी आपको एक टॉपिक बताया था, अभी आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि फाई यानी नल सेट यानी एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट या फिर प्रॉपर सेट होता है। तो यहाँ पर फाई भी रहेगा, यहाँ पर फाई भी रहेगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अभी इसके दोनों तरफ एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा और इसको मैं डिनोट करूँगा पी से। किस चीज़ से, पी से, जिसको मैंने इस सेट को डिनोट किया है मैंने ए से, उस तरह से इसको मैं डिनोट करूँगा ए से, पी से। तो देखिए ये एक नया सेट है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या चीज़ है, जिस तरह से ए के अंदर एलिमेंट्स थे ए बी सी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अपने आप में ही एक सेट है, क्योंकि इनके दोनों तरफ क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स है, वो अपने आप में ही क्या है, एक सेट है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि पावर सेट असल में क्या है, तो मैं बोलूँगा पावर सेट एक ऐसा सेट है। कैसा सेट है, पावर सेट किसी सेट के सभी सबसेट्स को मिलाकर जो एक नया सेट बनता है उसको कहते हैं। जैसे कि ए का एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी, हमने क्या किया, ए के जितने सबसेट्स हैं उनको निकाला और उनको हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये जो नया सेट बना ये असल में किससे बना है, ए के सभी सबसेट से बना हुआ है। तो दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे, मतलब पावर सेट ऑफ है। ये जो हमने सेट लिखा है किसका पावर सेट है, ए का पावर सेट। किस लिए ये ए का पावर सेट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के सबसेट्स है। तो पावर सेट असल में क्या है, किसी सेट के सबसेट से जो मतलब नया सेट बनता है, किसी सेट के सभी सबसेट्स को हम लोग अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें तब जाके हमारे पास जो नया सेट होगा उसको कहेंगे हम लोग पावर सेट। क्या कहेंगे उसको, पावर सेट। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ आपको और भी सीखने को मिलेगा कि कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। जैसे कि ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए का सबसेट है ना, और ए का जो एलिमेंट्स है वो भी ए बी सी है। इसके साथ यहाँ पर और एक पॉइंट हमको जानने को मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट मिला था कि फाई इज़ द सबसेट और प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट, उस तरह से हम लोग कह सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट और प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब सभी सेट्स क्या होते हैं, अपने आप के ही सबसेट होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेट आपको दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर ए दे दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्या है, उसके खुद का सबसेट है। एवरी सेट इज सबसेट और प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ। तो पावर सेट के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सपोज़ आपको कोई एक सेट दे दे, ए के अंदर 2 एलिमेंट्स 1 2, और आपसे अगर कहे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे आप ढूंढ के निकालो, तो आप कैसे ढूंढ के निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है
2 टू द पावर n। n का मतलब क्या है? n का मतलब है कार्डिनल नंबर, या फिर आप आसान भाषा में कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमको? 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें देख लीजिए, इसमें कितने एलिमेंट्स थे? ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3। तो हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3। 1 2 3, तो इस 3 को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। तो 2 का क्यूब करने से कितना होता है? 8। तो देखिए हमारे पास पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसी तरह से इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है इक्वल सेट्स। देखिए, इक्वल सेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, मान लीजिए इसके अंदर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी सेम एग्जैक्ट वही के वही एलिमेंट्स रहेंगे, तब उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसी कंडीशन में क्या होगा? ए और बी आपस में इक्वल होगा और उन दोनों को कहेंगे हम लोग ये दोनों क्या है? इक्वल सेट्स है। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए आपको 3 सेट दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ई एफ जी और डी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। ठीक है, और आपको कहा जाए कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो आपको लिखना है इस तरह से। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से। तो यू इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। इन सभी के अंदर जो एलिमेंट्स है उन सबको आपको कंबाइन कर देना है, एक ही सेट के अंदर ले आना है। अगर रिपीट होगा तो रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको एक साथ ले आना है। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, इसके बाद इसमें क्या है? ई एफ जी, और लास्ट में क्या है? पी क्यू आर। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। तो ये किसका यूनिवर्सल सेट है? ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हमने क्या किया है? इन तीनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को मिलाकर ही ये नया सेट बनाया है। दैट्स वाई ये क्या है? हमारे इन तीनों सेट के यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इतना तक हो गया। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब तक हमने यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, और अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन 2 में हम लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है? नीचे दिए गए क्वेश्चंस को ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कहा गया है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अगर मान लीजिए ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये एक सेट है, देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन 1 से। तो नंबर 1 क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है सेट। ये एक सेट है, किस लिए सेट है? क्योंकि इसके दोनों साइड में क्या है? कर्ली ब्रैकेट है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है? ए, और दिया गया है नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पहले मैं बस जाऊंगा इसमें और इसमें। इन दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ ए क्या है? इस सेट का एक एलिमेंट है,
ए। इसमें बताया जा रहा है कि ए सेट ए में बिलोंग करता है, बिलोंग करता है। इस साइन का मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग करता है मतलब उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सेट है, ये सेट ही इस सेट ए के अंदर है। ऐसा है क्या? नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी ई ये लिखा हुआ है। थोड़ी ना ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंदर और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए है, इसके बाद बी सी डी ई। अगर ऐसा होता तब हम कहते कि ये वाला ट्रू है, सेट ए बिलोंग्स टू ए। बट ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? ऐसा। तो हमें अगर ऐसा बताया जाए ए बिलोंग्स टू ए, ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। ये वाला करेक्ट कब होगा? अगर हमें ऐसा दिया हुआ होता। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट ए है, सेट ए, ये बिलोंग नहीं करता। सॉरी, यहाँ पर स्मॉल ए होगा। ये बिलोंग नहीं करता। किस में बिलोंग नहीं करता? ए में बिलोंग नहीं करता। बिलोंग नहीं करता तो बीच में ऐसे काट दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रू या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरह का कुछ रहता तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, सेट ए बिलोंग करता है ए में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सेट कैसा है? ऐसा है, ऐसा है। दैट्स वाई सेट ए में बिलोंग नहीं करता। ये क्या है? फॉल्स, सॉरी, ये ट्रू है। बिलोंग नहीं करता है ना, बताया जा रहा है, तो ये ट्रू है, बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, सेट ए बी। देखिए, हमें बस दिया गया है ए बी सी डी ई। हमें थोड़ी ना ऐसा बताया जा रहा है कि ए के अंदर, सेट ए के अंदर ए बी ऐसे एक सेट है, इसके बाद डी। अगर ऐसा हमें दिया जाता तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, ये जो सेट ए बी है ये क्या है? एक सेट है ना। आप इसको एलिमेंट समझने की गलती ना करें, ये एक सेट है। सेट बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। अगर हमें ऐसा दिया जाता तो हम लोग बोलते हैं हाँ, सेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ए में। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिया गया। हमें कैसा दिया गया है? ऐसा दिया गया है। यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं कि कहीं पे नहीं, कर्ली ब्रैकेट वाला ऐसा है क्या? कुछ नहीं है ना। हमें बस ए और बी अंदर मिल रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट वाला जो सेट ए बी है वो नहीं मिल रहा। दैट मीन्स ये बिलोंग नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सी डी ई इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो सी डी ई जो है वो सेट ए से एलिमेंट लेकर बनाया गया है। देखिए, इसके अंदर सी है, इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर डी है, इसके अंदर डी है, इसके अंदर ई है, इसके अंदर ई है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये सेट जो है वो सेट ए का क्या होगा? प्रॉपर सेट होगा। ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। क्या होगा? ये प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। ओके, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या होगा? ए का प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए, यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि हमारा जो सेट है, जैसे कि ए बी सी डी ई, इसके साथ साथ यहाँ पे 5 भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें 5 दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है ना। दैट मीन्स 5 ए में बिलोंग नहीं करता है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। लेकिन अगर हमें बताया जाए कि 5 क्या ए का सबसेट होगा, सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि हमें पता है कि 5 जो है हर सेट का प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट होता है। ये हमने पहले देखा था। तो दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि 5 क्या होगा? ए का प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये होगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू ए। देखिए, ये रहा हमारा सेट ए बी सी डी ई। इसके साथ साथ अंदर क्या यहाँ पर कोई भी कैपिटल है ए मिल रहा है क्या? हम लोगों को नहीं मिल रहा है ना कैपिटल ए। अगर यहाँ पे अंदर अगर कैपिटल ए हमें मिलता है इनके साथ साथ, तो हम लोग बोलते कि हाँ, ए जो है वो इसमें ए में बिलोंग कर रहा है।
लेकिन हमें यहाँ पर इन एलिमेंट्स के साथ अंदर कोई भी कैपिटल ए नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई ए में बिलोंग नहीं करता है। ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली ई क्या चीज़ है? ई एक सेट है जो कि ए के एलिमेंट से, ए के अंदर देखिए ये एलिमेंट है, उसी से बना है। तो ये क्या होगा? ए का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। हमें पता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट का जो डेफिनेशन है उससे हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट असल में क्या होता है, सबसेट असल में क्या चीज़ होता है। देखिए ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है? इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है हमने कहाँ से लिया है? ए से लिया है। दैट्स वाई, क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट से बना हुआ है, दैट्स वाई ये सेट क्या होगा? ए का प्रॉपर सबसेट होगा। ये क्या होगा? इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखिए बताया जा रहा है ए इज इक्वल टू सेट ए। तो ए और सेट ए दोनों क्या एक बात है क्या? नहीं। जब हम दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब है सेट, और अगर सिर्फ ए को लिखे तो ए क्या होगा? एक एलिमेंट। किसी भी चीज़ को सेट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके दोनों तरफ हमें ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो तब वो जाके सेट बनता है। ठीक है, अब ज़रा अच्छे से देखिए यहाँ पर। चलिए इसको हम भूल जाते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमारे पास है ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? ए बी सी डी ई। ओके, ये रहा हमारा ए, ये वाला है। और ये जो है ये एक नया सेट है। मान लीजिए बी इज इक्वल टू, ये सेट है और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है ए। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों के सेम हो गया क्या? नहीं हुआ ना। ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, दोनों कैसे इक्वल हो पाएंगे? तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा सेट है ए बी सी डी ई, और ये जो सेट बना है इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, वो है ओ और साथ में ए। और बताया जा रहा है कि ये एक प्रॉपर सेट है, ए का प्रॉपर सेट है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या ए से लिया गया है। देखिए ए को तो ए से लिया गया है, लेकिन ओ तो ए के अंदर है ही नहीं, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है। तो अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा तो क्या वो ए का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए के अंदर है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 0, ए या फिर O, ए मान लीजिए, ये क्या ए के साथ इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे? तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नंबर 10। इसके बाद देखिए इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है बी सी डी, और वही एलिमेंट्स थोड़ा आगे पीछे करके लिखा गया है सी डी बी। दोनों इक्वल होगा क्या? ऑब्वियसली इक्वल होगा, आगे पीछे लिखे कोई बात नहीं है, लेकिन है तो ये सेम चीज़ ही तो है ना अंदर। तो दैट्स वाई ये क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली कौन सा सबसेट? प्रॉपर सबसेट। मैंने क्या कहा था? देखिए ये जो है ये एक सेट है। कैसे सेट हो गया? क्योंकि इसके दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट है, तो ये एक सेट है। अभी मैंने बताया था कि फाई जो है, फाई हर सेट का सबसेट भी होता है और साथ में प्रॉपर सेट भी होता है। तो ये लिखना क्या गलत होगा? गलत नहीं है, ये सही है। फाई क्या होगा? इसका प्रॉपर सेट होगा। ये क्या होगा? ट्रू होगा। तो क्योंकि फाई क्या होता है? सबसेट का क्या होता है? सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे फाई क्या होगा? इस सेट का भी प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे दिया गया है एक सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए डी सी, और फिर क्या किया? इनके दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट दे दिया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये तो रहा एक सेट,
यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है, और इसके अंदर अभी तीन तीन सेट है। पहले इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन इसके अंदर अभी क्या हो गए हैं, तीन तीन सेट्स आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया है उनके दोनों साइड में। जैसे कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है, कोई भी एलिमेंट क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे तीन तीन सेट हैं और वो एक बड़े सेट के अंदर है, और यहाँ पे तीन तीन एलिमेंट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट और ये तीनों क्या है, सेट है। इनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। सिर्फ ए बी सी और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी सी में बहुत बड़ा अंतर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद फाई इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए मतलब हमारा जो सेट है वो वाला। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमें पता है फाई क्या होता है, हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फाई, अभी मान लीजिए फाई क्या है, एक ग्रीक लेटर है, इसके दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया। कर्ली ब्रैकेट किसी के दोनों तरफ लगा दो, वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो बताया जा रहा है फाई क्या है, इस सेट का एक सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। सही है क्या? जी हाँ सही है, क्योंकि फाई जो है वो हर सेट का सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट होता है। तो क्योंकि ये एक सेट है, तो ये सेट होने के नाते, क्योंकि फाई हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, दैट्स वाई ये एक सेट है, तो इसका भी वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है, इफ़ ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए कम्प्लीमेंट, इसको बोला जाता है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, आप बोलोगे कि कम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। मान लीजिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया जिसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, और दिया गया ए के अंदर है 1 2, और आपको बताया गया कि आप एक काम कीजिए, ए का कम्प्लीमेंट लिखिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से ए कम्प्लीमेंट, या फिर लिखेंगे इस तरह से। तो आपको लिखना क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ए के अंदर कितना एलिमेंट था, 1 2, इनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में और कौन से एलिमेंट बाकी है, 3 और 4। आप उन बाकी एलिमेंट्स को लिख दीजिए अंदर। तो ये हो गया आपका ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या हो गया, ये ए का कम्प्लीमेंट। जो यूनिवर्सल सेट में था उसको छोड़कर मतलब बाकी जो रह गया है वो आप लिख दीजिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज u इज इक्वल टू AEIOU और b इज इक्वल टू दिया गया आपको i। तो आपको बताया जाएगा b का कम्प्लीमेंट लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से i को छोड़ दीजिए, बाकी जितना है AEOU, ये हो गया आपका b का कम्प्लीमेंट। ओके, तो बताया जा रहा है अगर a अगर प्रॉपर सेट है b का, तो a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट का प्रॉपर सबसेट होगा। ये बात सही है क्या? चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको चेक करके देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे सेट a, जैसे कि बताया जा रहा है कि a b का प्रॉपर सबसेट है। सबसे पहले हम लोग b ले लेते हैं। b में सपोज 1 2 3 4 5 और a के अंदर है सपोज 1 2 3। ओके, और एक ले लेते हैं यहाँ पर 6। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए जो है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लिया गया है, बी से लिया गया है। किस में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है। किस में कम है, ए में कम है। और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो असल में बी से ही लिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि इन दोनों सेट्स को मिलाकर जो एलिमेंट्स बनेंगे, कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ऑब्वियसली यही बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अभी करते हैं हम लोग ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए का कम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में जितनी भी एलिमेंट्स है उसमें से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे,
तो बचेगा क्या 4 5 6, यहाँ पे होगा 4 5 6। और b का कंप्लीमेंट, b का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से b को हटा देंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से अगर हम लोग b को ही हटा देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स तो गायब ही हो जाएंगे ना, निकल जाएंगे, क्योंकि b में जो एलिमेंट है वही हमारे यूनिवर्सल सेट में भी है। तो अगर हम सभी एलिमेंट्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जिसको कहेंगे हम लोग एम्प्टी सेट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एम्प्टी सेट। अभी आप कहिए कि जो a का कंप्लीमेंट है वो क्या b का क्या प्रॉपर सबसेट होगा। देखिए a के अंदर 4 है लेकिन b के अंदर 4 नहीं है, a के अंदर a कंप्लीमेंट के अंदर 4 है लेकिन b कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है, a कंप्लीमेंट के अंदर 5 है लेकिन b कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है, a कंप्लीमेंट के अंदर 6 है लेकिन b कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है। क्योंकि a कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स b कंप्लीमेंट के अंदर है ही नहीं, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे a b का सबसेट किस लिए हुआ था, प्रॉपर सबसेट किस लिए हुआ था, क्योंकि a के जो एलिमेंट है वो b के अंदर कंटेंट थे, लेकिन यहाँ पे a डैश का या फिर a कंप्लीमेंट का जो एलिमेंट है वो b कंप्लीमेंट के अंदर कंटेंट नहीं है। दैट्स वाई a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है इफ a is a proper subset of b, b is proper subset of c, then show that a is proper subset of c। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को पकड़ना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे लेट x, पहले हम लोग पकड़ लेंगे कि x जो है वो a में बिलोंग करता है। लेट x बिलोंग्स टू a। x क्या चीज़ है, सेट a का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ओके, ये लिख दिया हमने। नाउ a इज ए सबसेट ऑफ b। तो ज़रा आप सोचिए, a b का सबसेट है, a के अंदर x है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लीजिए कि a के अंदर है 1 2 और b के अंदर है 1 2 3 4। तो a क्या होगा, b का प्रॉपर सबसेट होगा। तो अगर हम 1 को कंसीडर करें जो कि a के अंदर है, तो वो 1 कहाँ पे रहना चाहिए, b के अंदर भी रहना चाहिए। किस लिए रहना चाहिए, क्योंकि a b का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसलिए अगर 1 a के अंदर है तो b के अंदर भी रहना चाहिए। तो उसी तरह से अगर x a के अंदर है और x b का प्रॉपर सबसेट है तो x b के अंदर भी रहना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर x बिलोंग्स टू b। नाउ फिर क्या दिया गया है हमें, b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c। तो यहाँ से हमने पा लिया है कि x b में बिलोंग करता है। तो क्योंकि x b में बिलोंग करता है और b c का प्रॉपर सेट है, तो x b के साथ साथ c के अंदर भी हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर x बिलोंग्स टू c। अभी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप मिलाइए। यहाँ पे देखिए हमने पकड़ा था कि x a में बिलोंग करता है और लास्ट में हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि x c में भी बिलोंग करता है। तो x a के अंदर भी है और c के अंदर भी है। जैसे कि यहाँ पर x a और b दोनों क्या थे, a b का प्रॉपर सबसेट था, तो x a के अंदर भी था, x b के अंदर भी था। तो उसी तरह से यहाँ पे x a के अंदर भी है, x c के अंदर भी है। लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल चुका है, ये कंडीशन मिल चुका है। तो दैट्स वाई क्या होगा, देयरफॉर a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c, क्योंकि x a के अंदर भी है, सॉरी यहाँ पे c लिखना चाहिए था, x a के अंदर भी है और x c के अंदर भी है। जैसे कि यहाँ पर x b के अंदर था और
एक्स सी के अंदर था, किस लिए? क्योंकि बी सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर एक्स ए के अंदर था, एक्स बी के अंदर था, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि एक्स ए में बिलोंग करता है और सी में भी बिलोंग करता है, दैट्स वाई ए क्या हो जाएगा, सी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है ये। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। देन व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ ए। उसके पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट रहेगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। और इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर सेट होता क्या है। पावर सेट असल में है किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबसेट्स को इकट्ठा करके अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं तो तब क्या होगा, एक नया सेट बनेगा। उस नए सेट का नाम क्या होगा, पावर सेट। तो देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। उन चारों को हम लोग क्या कर देंगे, पहले एक एक करके लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। लिख दिया। अभी पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे, 2-2 करके लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 2-2 करके लिखेंगे, लेकिन पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि ए को हमने कांस्टेंट रखा, साथ में लिखा बी को। ए को कांस्टेंट रखा, साथ में लिखा सी को। इसके बाद ए को कांस्टेंट रखा हमने, साथ में लिख दिया डी को। ख़त्म हो गया। अभी ए को भूल जाइए आप, ए का काम ख़त्म हो गया है। अभी आएंगे बी में। बी को कांस्टेंट रखेंगे, 2-2 करके लिखेंगे, बी सी, इसके बाद बी डी। हो गया। अभी बी को भूल जाइए आप, सी डी बचा हुआ है तो सी डी को लिख देंगे, ख़त्म। ठीक है, हो गया, सब आ गए हैं। अभी जाएंगे 3-3 करके लिखेंगे। क्या करेंगे, अभी 3-3 करके लिखेंगे। ए को पहले कांस्टेंट रखेंगे और बाकी दोनों को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि ए बी सी, ए को और बी को कांस्टेंट रखते हैं, ए बी सी। इसके बाद लिखेंगे ए बी डी। ठीक है, अभी ए का काम ख़त्म हो गया, ए बी सी आ गया है, इसके बाद ए बी डी आ गया है, और एक बाकी है, वो है ए सी डी। मतलब क्या है कि ए को हम लोग अपने जगह पे कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन बी को अभी हम लोग क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि ए बी सी और ए बी डी दोनों ख़त्म हो चुका है। ए को अपने जगह पे ही रखेंगे लेकिन बी को भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए सी डी बचेगा। इसको लिख देंगे ए सी डी को। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग ए को भूल जाएंगे, फिर क्या बचा, ये तीनों बचा, बी सी डी। बी सी डी को लिख देंगे, हो गया। ओके, इसके बाद ये तो 3-3 करके हमने लिख दिया। ए बी सी लिख दिया, ए बी डी लिख दिया, ए सी डी लिख दिया और बी सी डी लिख दिया। इनका कॉम्बिनेशन हो चुका है। अभी लास्ट में 4-4 करके लिखने की बारी है। तो 4 तो यहाँ पर है ही, 4 एलिमेंट्स तो हमारे पास है ही, तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सिर्फ चारों को एक साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। और आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि 5 जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो 5 भी आएगा, क्योंकि पावर सेट क्या है, किसी सेट के सबसेट्स को एक साथ कलेक्ट करके ही तो हमारा पावर सेट बनता है ना। तो ए का सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा, ए का एक सबसेट, क्योंकि 5 हर सेट का क्या है, सबसेट है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों के 2 साइड में हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कर्ली ब्रैकेट, और इसको लिख देंगे इस तरह से, P ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। देखिए इसमें कितना एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर, 16 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अभी हम लोग को निकालना होगा नाउ। अगर हमने ये तो हमने लिख दिया, इसके बाद हमें गिन के पता चला कि इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हम बिना गिने भी क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स का नंबर का पता लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। यहाँ पे n मतलब क्या है,
हमारा जो मतलब जो ए है सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, एन के जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे। 2 to the power 4 मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एंड फाई। तो देखिए ये एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट है ना दोनों तरफ, और अंदर एलिमेंट क्या है ए, इसका सबसेट लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसेट ऑफ सेट ए, सेट हैविंग एलिमेंट ए। तो इस सेट का सबसेट, सबसे पहले देखिए ये सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन तो बना नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स था, 4 एलिमेंट्स था, इसलिए देखिए इतने सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं। ठीक है, तो इसका कितना सबसेट मिलेगा। सबसेट मतलब क्या है, आपको अगर ढूंढना है कि किसी भी सेट का कितना सबसेट है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो आंसर क्या होगा 2 होगा, आंसर 2 होगा। इसका मतलब है इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, 2 होंगे। एक तो होगा वो खुद, क्योंकि हमें पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए होगा, और साथ में फाई इज द नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दूसरा क्या होगा, सबसेट इसका फाई होगा। ठीक है, तो ये 2 सबसेट्स होंगे इसके। इसके बाद देखिए ये वाला फाई, सबसेट ऑफ फाई। फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब है कि आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 to the power 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 मतलब क्या है, आंसर 1 है। तो इसके सबसेट कितने होंगे, एक ही होंगे, एक ही होगा इसका सबसेट। हमें पता है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो दैट्स वाई ये जो फाई है, ये फाई क्या हो जाएगा, खुद का ही सबसेट बन जाएगा। अभी आप कहेंगे कि फाई अगर खुद का सबसेट हो गया, तो जैसे कि यहाँ पे फाई को हमने लिखा था, फाई को हमने किस लिए लिखा था, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि आपने फाई को तो लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि फाई खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, लेकिन हमें पता है कि एम्प्टी सेट भी तो हर सेट का सबसेट होता है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एम्प्टी सेट मतलब क्या है, फाई तो एम्प्टी सेट है ना। यहाँ पे हमने फाई को एक बार लिख दिया, तो फिर से एक बार फाई लिखने का कोई लॉजिक होता है क्या, फिर से एक बार वही चीज़ लिखने का कोई लॉजिक नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ एक ही सबसेट होगा, वो क्या है, फाई। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आंसर, फाई। फाई का सबसेट सिर्फ एक ही है और वो है खुद फाई। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है नंबर 6, जिसमें कहा जा रहा है रिप्रेजेंट अ सेट इन द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम असल में क्या चीज़ है, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसके ज़रिए हम लोग सेट को क्या करते हैं, पिक्टोरियल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ है, फर्स्ट देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, नेक्स्ट यहाँ पर एक दूसरा सेट ए है, इसके बाद बी और सी। तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये रेक्टेंगल आप बना रहे हो वो असल में नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके ऊपर या फिर इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, यू लिख सकते हो। ये क्या आपका यूनिवर्सल सेट है। और बाकी जितने भी सेट्स हैं उनको हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 सेट है, तो 3 सर्कल से हम इनको डिनोट करेंगे। यहाँ पे नहीं, ये तो मैं तो आपको बस दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है आपको, मैं इसके अंदर आपको करके दिखाऊंगा। इससे पहले आप देख लीजिए कि इनमें क्या चीज़, एक मतलब कॉमन फीचर क्या है इनमें। सेट ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए और बी में क्या कॉमन है, 1। इसके बाद देखिए बी और सी में, बी में 4 है, सी में भी 4 है, बी और सी में भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 4। मतलब ये दोनों आपस में कॉमन है और बी और सी आपस में कॉमन है। तो ये डायग्राम जो होगा, सर्कल जो होगा, कुछ ऐसा बनेगा,
ऐसा बनेगा सर्कल आपका। ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट बी के साथ कॉमन है। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन है कॉमन पोर्शन। तो यहाँ पे हम लोग 1 को लिख देंगे। इसके बाद बी के अंदर और क्या क्या बचा? 7 और 4 जो है वो सी के साथ कॉमन है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। अभी सी के अंदर और क्या क्या बचा? 2, 5, 8। तो बाकी 2, 5, 8 को हम लोग इसके अंदर ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, जो कि हमने इस क्वेश्चन के आधार पर बनाया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे।